अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा IAS 16, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। देखिए, आपकी अकाउंटिंग जो है वो मुख्तलिफ IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील करते हैं, और उसमें से IAS 16 जो है, तो जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो नॉन करंट एसेट्स की ट्रीटमेंट्स को डील करता है। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। वो आपकी कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मोटर व्हीकल है, लैंड है, बिल्डिंग है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में और चीज़ें, मशीनरी आ जाती है, इक्विपमेंट आ जाती है, फिक्सेस एंड फिटिंग्स हैं। तो IAS 16 यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से हमें कंप्लीट गाइडलाइन देता है। अच्छा, इस IAS में मेन क्या बातें हाईलाइटेड हैं? तो सबसे पहले अगर हम इस IAS को देखते हैं ना, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्या मकसद है। स्कोप है, यानी कि किन चीज़ों को ये कवर करेगा। बहरहाल अभी हम इन चीज़ों को स्किप करेंगे। ऑब्जेक्टिव में जनरली IAS के ये बताया जाता है कि इस IAS का मकसद क्या है, क्यों बनाया गया है, या इसमें क्या इश्यूज डिस्कस होंगे। स्कोप यानी कि ये इन किन चीज़ों को कवर करेगा। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बजाय प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होंगी, लेकिन उनके लिए कोई और IAS वगैरह है और उसमें बात हो रही है, तो वो इसको डील नहीं करेगा। उसके बाद डेफिनेशंस हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि वक्त के साथ साथ हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। डेफिनेशंस में बताया होगा कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्या डेफिनेशन है, या आगे कहीं कैरिंग अमाउंट का वर्ड यूज हो रहा है उसकी क्या डेफिनेशन होगी। कॉस्ट है उसकी क्या डेफिनेशन है। डिप्रिशिएबल अमाउंट किसको कहते हैं। ये सारी वो टर्म्स हैं जो की टर्म्स हैं जिसका आगे कहीं ना कहीं रेफरेंस आ रहा होगा। तो डेफिनेशंस को भी अभी हम फिल वक्त स्किप करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? जिस दिन आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करते हो, जिस दिन आप कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हो, तो बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज के हिसाब से आपने ये पढ़ा हुआ है कि आप नॉन करंट एसेट को डेबिट करते हो, और बैंक से पेमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हो। ये इस एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन है। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि जब आप इसको बुक्स में पहली बार रिकॉग्नाइज करते हो, पहली बार रिकॉर्ड करते हो, पहली बार नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, या नॉन करंट एसेट डेबिट और कोई पेएबल क्रेडिट वगैरह की एंट्री पास करते हो, तो इस एंट्री को किस अमाउंट से पास करना है, या इस नॉन करंट एसेट की अमाउंट में क्या क्या अमाउंट्स शामिल हो सकती हैं, किन किन अमाउंट्स को इंक्लूड करना है, किन किन अमाउंट्स को ऐड करना है। तो रिकग्निशन वाला पार्ट जो है वो इस IAS का, यानी कि IAS 16 का सबसे पहला कोर मेजर और मेन एरिया है, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है उसमें क्या वैल्यू इंक्लूडेड होगी। क्या अगर मैंने कोई टैक्स पे किया है तो उस टैक्स की अमाउंट भी इसमें इंक्लूडेड होगी। क्या मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपने प्रेमिसेस तक लेकर आया हूँ, तो उसको प्रेमिसेस तक लेकर आने के लिए जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करी है, क्या वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का हिस्सा होगी। इस तरह की बातें करेगा। अच्छा, रिकॉग्निशन में इनिशियल कॉस्ट है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट है, ये हम देखेंगे। इसके बाद मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन की हेडिंग आती है। उसमें भी इसी तरह की बातें हो रही होंगी कि इनिशियली आप जब एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे तो उसकी कॉस्ट में किन अमाउंट को शामिल करोगे। ठीक है, किन वैल्यू को शामिल करोगे, क्या अमाउंट उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, यानी कि एक बार आपने ये डबल एंट्री पास कर ली, नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, एसेट आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद क्या अमल होगा। यानी कि इसके बाद क्या मैं अपने नॉन करंट एसेट्स को जिस वैल्यू पर डेबिट किया था उसी वैल्यू पर अपनी बुक्स में रखूंगा, या ये वैल्यू जो है इसमें किसी किस्म का कोई चेंज आएगा। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि वंस एसेट रिकॉग्नाइज हो गया, किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज होगा वो एक अलग बहस है, लेकिन वंस वो रिकॉग्नाइज हो गया उसके बाद उसको कैसे मेजर किया जाएगा।
यानी कि किस वैल्यू पर मेजर किया जाएगा। तो इस तरह की बातें इधर होंगी। इसमें IS16 कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, दो तरह के मॉडल्स आपके साथ डिस्कस करेगा। इन दोनों मॉडल्स को हम स्टडी करेंगे कि कॉस्ट मॉडल क्या है और रीवैल्यूएशन मॉडल क्या है। जब आप मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन पढ़ोगे तो इसमें आप एक मेन एरिया डेप्रिसिएशन का भी पढ़ोगे, क्योंकि जब हम किसी एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको फिर वक्त के साथ साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके इस्तेमाल को हम अपनी बुक्स में या अकाउंट्स में चार्ज कर रहे होते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन से रिलेवेंट भी कुछ बातें यहाँ पर मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन के पैराग्राफ में आ रही होंगी। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन पीरियड क्या है, ये सारी चीजें भी इसी में डिस्कस्ड होंगी। डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स यहाँ पर बताए जाएंगे, इम्पेयरमेंट वगैरह से रिलेवेंट डिटेल्स होंगी। इसके बाद कोर एक एरिया आएगा डी रिकॉग्निशन का, यानी कि अगर मैं लिस्टिंग कर दूं ना IS के मेन एरियाज की, तो IS सबसे पहले आपको ये सिखाएगा कि भाई आपने रिकॉग्निशन यानी कि रिकॉर्डिंग किस अमाउंट पर करनी है, किस वैल्यू पर करनी है, किस अमाउंट पर एसेट को अपनी बुक्स में डेबिट करना है। उसके बाद IS आपको ये सिखा रहा है कि भाई मेजरमेंट मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन कैसे होगी। एक बार आपने रिकॉग्नाइज कर लिया एसेट, अब उसको अपनी बुक्स में कैसे लेकर चलोगे। यानी कि ये वो दिन है जिस दिन आपने एसेट परचेज किया इफेक्टिवली, ये वो टाइम है जिस टाइम में एसेट आपकी कंपनी में है और उसकी जिंदगी चल रही है और आपके साथ वो वक्त काट रहा है। उसके बाद IS डी रिकॉग्निशन के बारे में बात करेगा। डी रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि जिस दिन आप इस एसेट को अपने बुक्स से निकाल दोगे, जाहिर है एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप इस एसेट को सेल कर दोगे। देखो, आप कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हो, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हो और उसके बाद इवेंचुअली आप उसको डिस्पोज कर देते हो, सेल कर देते हो। जिंदगी में भी आम हालात में ऐसा होता है कि लेट से आपके पास कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, आपने वो बाइक परचेज करी, फिर आपने वो बाइक चलाई और फिर आपने एक दिन वो बाइक बेच दी। तो जब उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस देगा IS, आपको बताएगा कि डी रिकॉग्निशन किस तरह से रिकॉर्ड होगी और डी रिकॉग्निशन से रेलेवेंट क्या क्या बातें हैं। उसके बाद एक और हेडिंग आ रही है IS में जिसका नाम है डिस्क्लोजर। अब सर डिस्क्लोजर क्या होता है? देखिए, जब हम अपनी कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अमूमन हर IS में डिस्क्लोजर के कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। डिस्क्लोजर्स बताता है कि आप जब अपनी किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे होगे और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होगे, तो उस IAS के बारे में या उस IAS में, मिसाल के तौर पर IS16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो इसके बारे में क्या बातें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने लिखनी होंगी, आपने बतानी होंगी, आपने मेंशन करनी होंगी। तो जो डिस्क्लोजर का एरिया है वो आपको ये सिखाएगा कि भाई ये बातें हैं ऐसी जो आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे, शेयर होल्डर्स को बताओगे। और डिस्क्लोजर्स का एरिया जो है उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने क्या क्या वैल्यूज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन करनी है या लिखनी है। और ये डिस्क्लोजर के एरिया के बाद IS जो है वो ट्रांजिशन प्रोविजंस, यानी कि जब ये IS शिफ्ट हो रहा था तो क्या होना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेगा। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। इफेक्टिव डेट यानी कि कब से अप्लाई हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बात करेगा। और विड्रॉल ऑफ अदर प्रोनाउंसमेंट्स यानी कि इससे जुड़ी हुई जो चीजें थी वो कब हम जो है वो विड्रॉ कर देंगे, इस चीज के बारे में गाइड करता है। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। लिहाजा हमें जो चीजें सीखनी है ना मोटी मोटी इस IS16 में, वो ये है कि भाई IS16 के हिसाब से नॉन करंट एसेट को यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज कब किया जाए, जब उसकी जिंदगी चल रही हो तो उसको किस तरह से मेजर किया जाए, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे डेबिट क्रेडिट डबल एंट्रीज पास करी जाए, जब उसको बेचा जाए, जब उस एसेट को बेचा जा रहा हो तो फिर क्या किया जाए, और फिर उससे रेलेवेंट कुछ डिस्क्लोजर्स की बात करता है। ठीक है जी, तो ये आपके मेन कुछ पैराग्राफ्स हो गए। अच्छा, अब मैं आपके पास जो है वो रिकॉग्निशन के पैराग्राफ पर दोबारा से वापस आता हूँ और हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और कुछ मेन बातें जो इस IAS में है रिकॉग्निशन के हवाले से, वहां से अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। ठीक है, तो रिकॉग्निशन का जो सबसे रेलेवेंट, सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो पैरा नंबर 7 है। पैरा नंबर 7 आप देखेंगे कि बोल्ड हुआ हुआ है। आप ये देखिएगा कि IAS में क्या होता है कि कुछ पैराग्राफ्स बोल्ड हुए होते हैं जो कि मेन पैराग्राफ्स होते हैं,
और फिर उसके नीचे जो पैराग्राफ्स होते हैं वो बोल्ड नहीं हुए होते हैं, उसमें उन्हीं की डिटेल्स होती हैं। तो एक पैरा 7 है जो कि बोल्ड हुआ हुआ है, और उसके नीचे इसके कुछ एक्सप्लेनेटरी आप कह लो कि पैराग्राफ्स हैं जो बोल्ड नहीं हुए। तो हम ये देखते हैं कि आखिर पैराग्राफ नंबर 7 जो है ना, उसमें जो बोल्ड हुई बात है वो क्या लिखी हुई है। बोलता है द कॉस्ट, ठीक है, द कॉस्ट। अब हम कॉस्ट को क्या समझें, ये अभी इसने इस बोल्ड पैराग्राफ पे नहीं बताया कि आखिर कॉस्ट क्या होगी। हमारे दिमाग में फॉर टाइमिंग, शायद अगर हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जितने की कोई चीज खरीदी है। मिसाल के तौर पर मैं एक गाड़ी खरीदने गया और शोरूम वाले ने बोले ये गाड़ी 8 लाख रुपए की है, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई 8 लाख रुपए इस गाड़ी की कॉस्ट होगी। IS16 के हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 लाख रुपए ही सिर्फ इसकी कॉस्ट हो। मे बी IS16 आगे हमें कॉस्ट के बारे में गाइड करे कि कॉस्ट में अगर लेट से आपने कोई गाड़ी खरीदी है और उससे रेलेवेंट आपने कोई कमीशन पे किया, वो भी कॉस्ट है। हो सकता है मे बी IS ये बोले कि भाई आपने 8 लाख की गाड़ी खरीदी और आपने 10,000 रुपए का ऐसा टैक्स पे किया जो आपको बाद में रिफंड नहीं होगा, तो IS16 शायद बोल सकता है कि वो भी कॉस्ट है। हो सकता है कि IS16 ये बोले कि भाई आपने जो गाड़ी खरीदी वो दूसरे शहर में थी और आप अपने घर तक लेकर आने के लिए आपने 50,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे किए रहे। हो सकता है कि IS16 बोले कि वो भी आपकी कॉस्ट है। तो अभी देखो हमें बहुत क्रिटिकली एवेल्युएट करना है। हमने जो दिमाग में टर्म्स अपने दिमाग में रखी हुई है ना कि अच्छा इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, ऐसे नहीं चलना। हमें IS16 से हेल्प लेनी होगी, गाइडेंस लेनी होगी। बोल्ड वाला पैराग्राफ हमें सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि द कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट क्या है, कितनी है, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ये नहीं बता रहा। लेकिन वो बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ। अब इफ ही लिख देता सिर्फ, इफ एंड ओनली इफ क्यों लिखा, बात समझ रहे हो। देखो बहुत क्रिटिकली IAS को पढ़ना। वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एसेट के तौर पर अगर, और सिर्फ अगर। तो ये अगर लिख देता, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये इफ एंड ओनली इफ लिख रहा है। इसका मतलब कि नीचे लिखी हुई बातों की किसी किस्म की कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं कोई और बात भी लिखी हुई हो और वो भी पूरी हो जाए तो हम उसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। उसने बोला सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें जो मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर ये दो बातें पूरी हो रही होंगी, अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही होंगी, और सिर्फ यही दो कंडीशंस, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं, यही दो कंडीशंस पूरी हो रही होंगी, तो फिर आप एक चीज को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर अपनी बुक्स में एसेट का हिस्सा बनाओगे, एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करोगे। यानी कि नॉन करेंट एसेट को डेबिट करोगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, या अगर बैंक से पैसे नहीं करे और पे नहीं करे और कोई पेएबल है तो नॉन करेंट एसेट डेबिट और पेएबल्स को क्रेडिट करोगे। और किस चीज को आप डेबिट करोगे, किस चीज को एज एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, कॉस्ट को। कॉस्ट क्या है वो अभी तक हमें नहीं पता। उससे ये बोला कि भाई आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को एसेट के तौर पर तब रिकॉग्नाइज करोगे जब ये दो बातें, दो कंडीशंस मुकम्मल तौर पर पूरी हो रही हो, और सिर्फ यही दो कंडीशंस हों। ए, इट इज प्रोबेबल। प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50%। पॉसिबल का मतलब होता है 2% भी है, 3% भी है, ठीक है ना। देखो प्रोबेबल की जब बात होती है ना, तो प्रोबेबल का मतलब होता है कि किसी चीज के इम्कानात 50% से ज्यादा हो जनरली। इट इज प्रोबेबल यानी कि हाई सर्टेनिटी के साथ दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर में आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कुछ फायदे एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। वो बोलता है कि पहली सूरत यह है कि जो आप एसेट परचेज कर रहे हो, आपको यूं नजर आ रहा हो कि उससे आने वाले जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर में आने वाले जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, या उसके साथ जो एसोसिएटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो एंटिटी की तरफ फ्लो करेंगे। उससे एंटिटी को फायदा होगा, उससे एंटिटी को बेनिफिट होगा। मिसाल के तौर पे लेट से मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, लेट से मैंने अपनी कंपनी के लिए एक गाड़ी खरीदी, क्या मुझे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा फ्यूचर में? यस, मैं उस गाड़ी को चलाऊंगा, उस गाड़ी को इस्तेमाल करूंगा, उस गाड़ी के इस्तेमाल की वजह से मुझे फायदा होगा। मिसाल के तौर पे मैं अपनी कंपनी के लिए एक मशीन खरीदता हूँ, क्या मशीन खरीदने से कोई फायदा होगा? यस,
मैं प्रोडक्शन कर सकूंगा, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, मुझे फ्यूचर में फायदा होगा एक मशीन खरीदने से। तो सर क्या अगर हम कोई ऐसी चीज खरीदें जिससे मुझे पता हो फ्यूचर में कोई मुझे किसी किस्म का फायदा नहीं होगा, तो क्या मैं उसको एसेट के तौर पर नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता? मिसाल के तौर पर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, लेकिन मुझे शायद यूं लगता है कि वो गाड़ी मेरे किसी भी काम की नहीं होगी, बस ऐसे ही मैंने एक बंदे से खरीद ली है, मेरा दोस्त था, उसको पैसों की जरूरत थी, मुझे उसकी मदद करनी थी, उसने 10 लाख रुपए मांगे, मैंने बोला यार तेरे पास ये पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है ना जो चलती नहीं है, मुझे 10 लाख में बेच देगा? मेरी इंटेंशन क्या थी कि मैं उसकी मदद कर दूं, वो गाड़ी मेरे किसी काम की नहीं है, या शायद मेरे काम आ जाए, शायद यानी कि पॉसिबल, यानी कि लेस देन 50%, बट प्रोबेबल नहीं है कि मेरे काम आए, बिल्कुल खटारा गाड़ी है, इंजन भी खत्म है, टायर भी खत्म है, स्टीयरिंग है ही नहीं, और मुझे ये पता है कि उससे किसी किस्म के फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे हासिल नहीं होंगे, बस मैंने 10 लाख पे कर और एक ढांचा खरीद लिया, तो क्या मैं उसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता? आई 16 बोलता है नहीं, नहीं कर सकते। एसेट के तौर पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, नॉन करंट एसेट को सिर्फ उस सूरत में रिकॉग्नाइज करोगे जब इस बात की प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबल हो, यानी कि मोर देन 50% इम्कानात हो, आपको यूं लगे कि उससे आने वाले फ्यूचर के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, उससे जो एसोसिएटेड है, उससे जो ताल्लुक रखते हैं, वो आपकी तरफ आएंगे, आपको मिलेंगे, आपको फायदा पहुंचाएंगे। आप कोई फैक्ट्री खरीदोगे, उस फैक्ट्री में बिजनेस करोगे, आपको फायदा होगा। कोई मशीन खरीदोगे, मशीन खरीदने की वजह से उससे प्रोडक्शन करोगे, यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, वो बेचोगे, आपको फायदा होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि भाई आपको कोई फायदा हो रहा हो। अगर आपको फायदा होगा, पहली कंडीशन, तो आप उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड अब देखें एंड का मतलब क्या है। एंड का मतलब ये है कि ये दोनों बातें पूरी होनी है। अगर सिर्फ पहली बात पूरी हो गई, दूसरी बात पूरी नहीं होती है, तो आप एसेट के तौर पर उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अगर सिर्फ दूसरी बात पूरी होती है, पहली बात पूरी नहीं होती है, तो आप उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो वो बोलते हैं कि एंड यानी कि एक और शर्त भी है। वो शर्त क्या है? द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी कि जो चीज खरीदी जा रही है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है, वो आप रिलायबली मेजर कर सको, उसकी कीमत जो है वो मेजरेबल हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज है जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती, यानी कि उसकी कीमत कितनी है। और मैंने अगेन आपको ये कहा ना कि कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो तो अभी हमने देखी ही नहीं है कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा, लेकिन वो मेजर नहीं हो सकती, वो हम उसको मेजर नहीं कर सकते भाई, इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी कितनी जो है वो मेजरेबल अमाउंट है कि ये चीज कितने की है या इसकी कीमत कितनी है, तो हम उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, अमूमन सेकंड कंडीशन जो है वो अमूमन अमूमन आमतौर पर सेकंड कंडीशन जो है वो पूरी हो ही जाती है। इससे क्योंकि देख से मैं किसी भी चीज को, किसी एसेट को जनरली खरीदने जाऊंगा ना, तो उसकी कॉस्ट होगी। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में पहली बात भी पूरी हो ही जाती है, क्योंकि जब मैं कोई चीज खरीदने जाता हूँ तो वो मैं अपने फायदे के लिए ही खरीदता हूँ, ना कि मैं किसी की मदद करने के लिए जो है वो कोई सस्ती सी, बिल्कुल ही घटिया सी, थर्ड क्लास सी, ना चलने वाली, ना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली कोई चीज खरीदूं। ठीक है जी। तो IA 16 क्लियरली ये मेंशन करता है कि किसी भी चीज की डबल एंट्री, नॉन करंट एसेट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट पास करने से पहले आपने ये देखना है कि वो चीज जो आप परचेज कर रहे हो उससे प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या नहीं। अगेन देखो, प्रोबेबल का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल नहीं लिखा हुआ। मिसाल के तौर पे लेट से मैं एक मशीन खरीदूंगा और 1% या 2% चांसेस हैं कि मैं उसको इस्तेमाल कर और फ्यूचर में प्रोडक्शन कर और यूनिट्स प्रोड्यूस कर फायदा हासिल करूंगा, तो मैं उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कोई मशीन खरीदूंगा और 90%, 70%, 60% चांसेस है कि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, उससे प्रोडक्शन करूंगा, उससे यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और उनको बेचूंगा, तो वो प्रोबेबल है। तो वापस से सेंटेंस को पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably। ये दोनों बातें या दोनों कंडीशंस का प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, अब आप मुझे ये भी बताएं कि आपने एक डेफिनेशंस वाला पैराग्राफ हमें बताया था और डेफिनेशंस वाले पैराग्राफ में कुछ डेफिनेशंस थी, तो क्या उसमें कोई इन इस पैराग्राफ से रेलेवेंट डेफिनेशन है? हाँ, पैराग्राफ से रेलेवेंट जो है ना वो डेफिनेशन है।
और उसमें से पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसका लफ्ज यहाँ पर यूज हुआ था, उसने बोला था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करोगे अगर नीचे वाली दोनों कंडीशंस प्रेजेंट हुई तो आखिर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस चीज को कहते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? तो उसकी डेफिनेशन जो है या उसकी जो उसमें जो चीजें इंक्लूड होंगी उससे पहले एक और लफ्ज यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजेबल आइटम्स। वाह, यानी कि IS-16 सिर्फ और सिर्फ टेंजेबल आइटम से डील करता है, इनटेंजेबल आइटम से डील नहीं करता। सर टेंजेबल चीजें क्या होती हैं? जिनको आप टच कर सको, जिनको आप छू सको, जिनको आप हाथ लगा सको, जिसको आप फील कर सको। लैपटॉप टेंजेबल आइटम है, मोबाइल फोन टेंजेबल आइटम है, मशीनरी टेंजेबल आइटम है, मोटर व्हीकल टेंजेबल आइटम है, बिल्डिंग टेंजेबल आइटम है, लैंड टेंजेबल आइटम है जिसको आप टच कर सकते हो। तो सर क्या किसी चीज को अगर हम टच नहीं कर सकते, किसी चीज को अगर हम टच नहीं कर सकते लेकिन उससे हमें फ्यूचर में फायदा होगा और उसकी कॉस्ट भी मेजर हो सकती है, तो क्या उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते? ये नहीं लिखा यहां पर। हो सकता है कि उसको अकाउंटिंग में एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करा जा सकता हो और किसी और IAS में इसकी बात लिखी हुई हो। यहां पर उसने ये लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पर किसी एसेट को तब रिकॉग्नाइज करोगे जब ये दो बातें प्रेजेंट हो। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजेबल चीजें होंगी, कुछ इंटेंजेबल चीजें भी होती हैं, मिसाल के तौर पर गुडविल है, ब्रांड है, ठीक है ना, पेटेंट्स है, जिसको हम एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं कहलाएंगे। तो सर वो क्या कहलाएंगे? उसका कोई और IAS होगा। इस IAS का जो स्कोप है या इस IAS में जो चीज डील हो रही है ना वो सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डील हो रही है। बात समझ रहे हो? देखो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज इनटेंजेबल हो, वो आपको फायदा भी दे रही हो, उसकी कॉस्ट भी मेजर हो सकती हो और उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज भी किया जाता हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं कहलाएगी। यानी कि इस IAS में, IAS-16 में वो डील नहीं होगी, किसी और जगह किसी और IAS में हो सकता है डील हो रही हो। यहां पर वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, किसी चीज का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होने की शर्त, पहली शर्त ये है कि वो टेंजेबल आइटम हो, यानी कि मोटर व्हीकल हो, मशीनरी हो, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, ये चीजें होंगी तो हम उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहेंगे। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जो है वो रूल्स इस पर अप्लाई होंगे, ये IAS इस पर अप्लाई होगा। साथ में लिखता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजेबल आइटम्स दैट, अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई है। टेंजेबल आइटम्स होना तो एक बुनियादी कंडीशन थी कि भाई पहली चीज तो ये है कि वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो एग्जिस्ट करती हो, वो चीज मौजूद हो, उस चीज को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन वो टेंजेबल आइटम्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होंगे जो जो नंबर 1 और नंबर 2 वाली कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजेबल आइटम्स दैट, इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंटिंग में बहुत सारी टेंजेबल चीजें होंगी। हाँ, अकाउंटिंग में बहुत सारी टेंजेबल चीजें होंगी, अकाउंटिंग में बहुत सारी टेंजेबल चीजें होंगी। मिसाल के तौर पर टेंजेबल चीजों में स्टॉक या इन्वेंट्री भी आएगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। क्यों सर? उसको छू तो सकते हैं, छू तो सकते हैं, लेकिन इसने बोला है कि ये तो बुनियादी कंडीशन है, पहली बुनियादी कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक टेंजेबल चीज होगी दैट, जो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 या इन दो कैटेगरीज में फॉल करेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुनियादी तौर पर इनटेंजेबल चीज नहीं होगी, टेंजेबल चीज होगी। साथ में ये दो बातें, क्या? ए, आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आर हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज का क्या मतलब है? यानी कि आपने उसको अपने पास इस्तेमाल के लिए रखा हो। तो सर क्या कभी हम कोई चीज ऐसा भी होता है जो अपने पास रखते हैं जो इस्तेमाल नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज अपने पास इसलिए भी रखते हैं कि जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर एग्जाम्पल दो, देखो मिसाल ले लो, मिसाल ले लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से हटकर इंडिविजुअल के केस पर आओ। सोना है, गोल्ड है, वो दो तरह से हम एज अ इंडिविजुअल अपने घर पर रखते हैं। नंबर 1 पहनने के लिए, ठीक है ना, नंबर 1 पहनने के लिए, मर्दों पे हराम है लेकिन औरतों की बात कर रहा हूं। तो नंबर 1 पहनने के लिए, यानी कि हेल्ड फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए।
नंबर 2, कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोने के बिस्किट या सोने की जो क्या कहते हैं, गिनी कहते हैं जिसको, या कुछ सोने का एक बिस्किट टाइप जो है वो रखकर, थोड़ा सा सोना रखकर अपने घर पर सिक्योर कर लेते हैं। वो पहनने के लिए तो नहीं रखते हैं, वो हम इसलिए रखते हैं ताकि जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो तो हम उसको बेचकर फायदा हासिल कर सकें। समझ रहे हो? तो इसी तरह से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वो टेंजिबल चीजें होंगी जिसको आप अपने पास रखोगे, आप अपने पास रखोगे, हेल्ड फॉर यूज होंगी, इस्तेमाल के लिए होंगी, इन दी प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किस चीज के इस्तेमाल के लिए होंगी? वो इस्तेमाल के लिए होंगी गुड्स की या सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए या उनकी सप्लाई के लिए। मिसाल के तौर पे लेट से मेरा काम ये है कि मैं फुटबॉल मैन्युफैक्चर करता हूँ, फुटबॉल मैन्युफैक्चर करने के लिए, फुटबॉल की प्रोडक्शन के लिए मैंने एक मशीन परचेज करी है, तो वो हेड फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन हो गई। सर सप्लाई के लिए कैसे? भाई मैं गुड्स की सप्लाई करता हूँ, उसके लिए मैंने एक वैन रखी हुई है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। सर सर्विसेज कैसे? मिसाल के तौर पे लेट से कोई बंदा है जिसकी ऑडिट की फर्म है, अकाउंटिंग की फर्म है, उसने एक प्रिंटर रखा हुआ है, उसने एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो अब वो कोई गुड्स तो नहीं बेच रहा लेकिन वो सर्विसेज दे रहा है, और सर्विसेज देने के लिए वो उस चीज को इस्तेमाल करता है, तो हेल्ड फॉर यूज फॉर दी प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी में आ गया। फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, या फिर आपने किसी और को किराए पर देने के लिए या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए रखी हो। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वो चीज है जो आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हो, आप इसको इस्तेमाल कर कर गुड्स की ये प्रोडक्शन करो, गुड्स की सप्लाई करो, सर्विसेज की प्रोडक्शन करो, सर्विसेज की सप्लाई करो। फॉर रेंटल टू अदर्स, किसी को किराए पे देने के लिए, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। मिसाल के तौर पर लेट से एक फैक्ट्री की एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक एडमिन डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो किसी बिल्डिंग में किसी ऑफिस में, और वो ऑफिस आपने परचेज करी हुई है। अब वो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या उसमें एचआर डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो किसी चीज की प्रोडक्शन या सप्लाई तो नहीं करता, लेकिन वो बिल्डिंग या वो ऑफिस जो है वो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए लिया हुआ है। एंड अब देखिए वापस से एंड आ गया, और एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है ऊपर वाली कंडीशन भी और नीचे वाली कंडीशन भी दोनों पूरी हो, and are expected to be used during more than one period। देखें, and are expected, और आपको यूं लगता हो, आपका ये अंदाजा हो, आपकी ये एक्सपेक्टेशन हो कि ये जो इस्तेमाल होगा ये एक से ज्यादा साल के लिए होगा। ठीक है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स, पहली कंडीशन, दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, दूसरी कंडीशन। एंड तीसरी कंडीशन, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। इसका क्या मतलब है सर? मिसाल के तौर पर लेट से तुमने एक गाड़ी खरीदी और तुम्हें पता है कि वो गाड़ी तुम 3 दिन चलाओगे, 3 दिन बाद जो है ना वो गाड़ी नहीं चलाओगे, तो क्या एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड? हुआ नहीं। मिसाल के तौर पर तुम जो है वो एक बिल्डिंग खरीद रहे हो और वो बिल्डिंग 5 दिन में बेच दोगे, तो क्या वो एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड? हुआ नहीं। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के होने के लिए एक और जो अहम कंडीशन है वो ये है कि वो चीज 1 साल से ज्यादा, जनरली मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का 1 साल से ज्यादा मतलब होता है के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। ठीक है जी? तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है। अच्छा जी, अब सर कॉस्ट का आपने कुछ कहा था कि कॉस्ट की भी डेफिनेशन हो सकती है आईएएस के हिसाब से अलग, तो कॉस्ट की भी सर डेफिनेशन बता दें, क्योंकि आपने जो पैरा 7 हमें समझाने की कोशिश की है उसमें एक तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की टर्म आ रही थी, वो आपने समझा दी, कॉस्ट की टर्म भी आप समझा दे, तो चले कॉस्ट की टर्म को भी देख लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट की टर्म जो है वो मैंने डेफिनेशन से अभी ये पिक करी है, लेकिन आगे कॉस्ट के एलिमेंट्स आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे और मजीद डिटेल्स भी आएंगी। यहाँ पे लिखता है कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पेड। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट में कोई भी कैश आपने पे किया, भाई गाड़ी खरीदी 8 लाख की, 8 लाख रुपए कैश पे किया, और कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि कैश के बराबर की कोई चीज दे दी। ठीक है, कैश के बराबर की कोई चीज दे दी, चेक दे दिया। ठीक है, पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन गिवन। मिसाल के तौर पे लेट से गाड़ी खरीदने के लिए 8 लाख रुपए की गाड़ी थी, 3-4 लाख रुपए कैश दे दिया,
और जो शोरूम वाला था उसको बोला यार 3-4 लाख रुपए का मेरे पास सोना पड़ा हुआ है और इतना तोला सोना है, तुम एक काम करो, तुम वो सोना ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो। वो मान गया, उसको सोना दे दिया। तो ये कैश तो नहीं है, लेकिन एक मैं उसको जो चीज दे रहा हूँ वो फेयर वैल्यू पर दूंगा ना, तो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन, कंसिडरेशन यानी कि किसी भी तरह से उसको मैं कंपनसेट कर रहा हूँ। तो वो एग्री कर गया, तो मैंने उसको वो चीज दे दी। और अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट, टू एक्वायर एन एसेट यानी कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो अमाउंट है जो कैश की टर्म्स में हो, कैश के बराबर हो, या किसी और चीज की फेयर वैल्यू जो मैंने एज अ कंसिडरेशन दी है। क्यों दी है? एसेट को एक्वायर करने के लिए दी है एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन यानी कि उसको खरीदने के वक्त। और कंस्ट्रक्शन, आगे हम ऐसा देखेंगे कि हो सकता है कि हम अपना एसेट खुद बना रहे हो, तो उसके लिए भी हम कैश पे करेंगे, जाहिर सी बात है। लेट से मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है, मैंने प्लॉट खरीदा, प्लॉट के ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, कंस्ट्रक्शन के लिए भी मैं पैसे पे करूंगा, तो वो भी कॉस्ट है सर। और वेयर एप्लीकेबल द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट व्हेन इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर आईएफआरएस, एग्जांपल आईएफआरएस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट। इस चीज को अभी हम इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है ना। वेयर एप्लीकेबल लिखा है यानी कि जहां ये चीज अप्लाई हो रही हो, और ये आईएफआरएस 2 का रेफरेंस दे रहा है, तो अभी हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं पढ़ते हैं, अभी हम इसको कट कर देते हैं। हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि भाई कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट कोई भी जो कैश हमने दिया होगा वो होगा, कॉस्ट जो है वो कैश के बराबर कोई और चीज दी है वो होगी। कॉस्ट जो है अगर मैंने किसी और चीज में सामने वाले को कंपनसेट किया है, सोने के बिस्किट दे दिए हैं, 8 लाख रुपए की गाड़ी थी, 3-4 लाख रुपए कैश दे दिए, बाकी पैसे जो है वो सोने की टर्म्स में दे दिए, या अपनी कोई और चीज दे दी जिसमें वो मान गया, तो उसकी फेयर वैल्यू होगी। लेकिन वो वैल्यू पे क्यों की हो? एसेट को एक्वायर करने के लिए। कब? जब उस एसेट को एक्वायर कर रहा हूं तब, या उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। ये चीजें कॉस्ट में शामिल होंगी, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपके साथ IAS 16 का पैरा नंबर 7 थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। मैंने आपको ये बताया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होने के लिए क्या शर्तें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्या डेफिनेशन है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है। जैसे जैसे ये IAS अनफोल्ड होगा वैसे वैसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी। अगली वीडियो में मजीद डिस्कशंस करते हैं।